गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। सरस्वती SGK ई क्लब में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अध्याय नंबर 4 साझेदारी पढ़ रहे थे, जिसमें साझेदारी की परिभाषा, साझेदारी एक व्यावसायिक संगठन के रूप में एकाकी व्यापार से किस प्रकार भिन्न है को हम लोगों ने जाना। उसी संदर्भ में आगे हमारे पास है साझेदारी लेख क्या होती है और साझेदारी लेख में लिखी जाने वाली बातें क्या क्या होती है। इन दो विषयों पर हम आज मुख्य रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं साझेदारी लेख का अर्थ। साझेदारी लेख का अर्थ, ध्यान रहे साझेदारी का अर्थ और साझेदारी लेख का अर्थ में बहुत अंतर है। साझेदारी का अर्थ का मतलब जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को चलाते हैं या चलाने के लिए सहमत होते हैं तो वो साझेदारी कहलाता है। लेकिन साझेदारी लेख का अर्थ का मतलब हुआ कि साझेदारी को चलाने से पहले उनमें आपस में जो समझौते हुए हैं उन्हें लिखित या मौखिक रूप से निर्धारित करना साझेदारी लेख होता है। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, साझेदारों के मध्य लिखित समझौता या अनुबंध को साझेदारी समझौता या संलेख कहते हैं। ये तो नाम हो गया। साझेदारी की लेख का दूसरा नाम है लिखित समझौता या संलेख। साझेदारी संलेख भी इसे कहते हैं। होता क्या है ये? इस समझौते में साझेदारी कारोबार को चलाने के संबंध में आवश्यक नियम एवं शर्तों, ध्यान दीजिएगा, नियम एवं शर्तों आदि का स्पष्ट विवरण होता है। यानी कि जो साझेदारों के मध्य आपस में निर्धारित हुआ है, जो नियम और शर्तें लगाई गई हैं, उनका स्पष्ट विवरण जिसमें होता है वह कहलाता है साझेदारी लेख। उसके आगे इस पर समस्त साझेदारों के हस्ताक्षर होते हैं। यानी कि साझेदारी में जितने भी साझेदार होंगे उन सभी साझेदारों का हस्ताक्षर साझेदारी संलेख पर होगा। तथा भारतीय मुद्रांक अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक मुद्रांक भी लगा हुआ होता है। अगर भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि साझेदारी अधिनियम जो है वो साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा गवर्न होता है, जिसके अंतर्गत जो अधिनियम में मुद्रांक के लिए आवश्यक राशि लगी होती है उसका भी विवरण उसमें किया जाता है। यदि समझौता अचल संपत्ति से संबंधित हो तो उसका पंजीयन करा लेना भी आवश्यकता है। अचल संपत्ति का मतलब होता है ऐसी संपत्ति जो व्यवसाय में निरंतर बनी रहती है। यानी कि जो संपत्ति का प्रयोग हम अस्थायी संपत्ति के रूप में करते हैं। अचल संपत्ति का दूसरा नाम क्या होता है? अस्थायी संपत्ति। अस्थायी जो लंबे समय की होती है, जैसे भूमि, भवन, फर्नीचर, मशीनरी वगैरह। अगर इससे संबंधित कोई समझौता है तो उसका भी पंजीकरण करा लिया जाता है। साझेदारी समझौतों को अन्य विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसा साझेदारी लेख, साझेदारी विधान, साझेदारी ठहराव, प्रपत्र आदि। यानी कि मुख्य रूप से ये कहें कि साझेदारों के मध्य हुए समझौतों को एक लेख पर लिखना, लिखित रूप में लिखना, जिसमें उनसे संबंधित समस्त नियम एवं शर्तों का विवरण होता है, वह कहलाता है साझेदारी संलेख। और साझेदारी संलेख का नाम साझेदारी लेख, साझेदारी विधान, साझेदारी ठहराव, ये सारे साझेदारी संलेख का ही अर्थ है। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक साझेदारी व्यवसाय को प्रारंभ करने से पूर्व साझेदारों के द्वारा निर्धारित कर ली जाती हैं, वो साझेदारी संलेख होती है। और इस साझेदारी संलेख में जो भी चीज़ें आती हैं इन सारे का हम लोग विवरण करेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से आप लोग के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा पूछी जाती है। तो शुरू करते हैं। सभी साझेदारी व्यवसाय की प्रकृति एक समान न होकर भिन्न भिन्न होती है। जैसा कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं, व्यवसाय की प्रकृति सबकी अलग अलग होती है।
अतः साझेदारी समझौता भी साझेदारों को आवश्यकता के अनुसार अलग अलग होता है, किंतु एक आदर्श साझेदारी संलेख में अन्य विशिष्ट बातों के अतिरिक्त निम्नलिखित बातों का समावेश होना आवश्यक है। यानी कि अगर कोई व्यवसाय मुख्य रूप से अलग है, जैसे कपड़े का व्यवसाय है तो कपड़े की खरीदारी करेंगे तो उसके लिए कौन उस कार्य को करने में एक्सपर्ट है, माहिर है, तो ये एक अलग शर्त हो गई जिसका वर्णन हो सकता है। तो हम यहाँ पे साझेदारी लेख में केवल उन बातों का वर्णन करेंगे जो विशिष्ट नहीं होंगी। विशिष्ट नहीं होंगी का मतलब कोई अगर स्पेसिफिक रीजन हुआ उन साझेदारों के मध्य में तो ये उनका अपना पर्सनल होगा, लेकिन इसके अलावा जो साधारणतया एक डीड में पाई जाती हैं, एक लेख में पाई जाती हैं, उनमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो हर तरह के पार्टनरशिप डीड में पाई जाती हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो साझेदारी संलेख यानी कि साझेदारों के मध्य जो समझौता है उनको आपस में एक नियम एवं शर्तें बनाकर लिखना साझेदारी संलेख है। और साझेदारी संलेख में लिखी जाने वाली बातें जो विशिष्ट न हो, अन्य बातें हैं, उनका वर्णन, जिसमें सबसे पहला है, आप अगर साझेदारी संलेख बना रहे हैं तो उसमें फर्म का नाम तथा पता, यानी कि साझेदारी फर्म का क्या नाम होगा यह स्पष्ट हो, ताकि बाद में कोई भी साझेदार उस फर्म का नाम का प्रयोग करके, जैसे ABC 3 साझेदार हैं, ABC 3 साझेदार ने मिलकर ABC एंड फर्म लिमिटेड के नाम से फर्म का रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब उसमें से कोई एक साझेदार A, B या C तीनों में से कोई एक उस फर्म का नाम का प्रयोग करके कोई और व्यवसाय नहीं चला सकता। इसलिए फर्म के डीड में यह बातें लिख ली जाती हैं कि फर्म का क्या नाम होगा, उस नाम का प्रयोग कोई फिर दूसरा व्यक्ति उसका प्रयोग नहीं कर सकता। दूसरा, फर्म के नाम के साथ साथ फर्म का पता, यानी कि जो व्यवसाय फर्म हम चला रहे हैं वह फर्म का अस्थायी पता कहाँ होगा। सिसवा बाजार में व्यवसाय चलेगा फर्म पार्टनरशिप की, निचलौल में चलेगी, महाराजगंज में चलेगी, उसका पता साझेदारी संलेख में लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा है साझेदारों के नाम तथा पते, जैसे साझेदारी फर्म का नाम और पता होगा वैसे ही साझेदारों के नाम और पते भी लिखे होने चाहिए, जैसे कि ABC मोहन, सोहन, गीता, सीता कितने साझेदार हैं और उन सभी साझेदारों का नाम और वो कहाँ हैं उनके पता, एड्रेस प्रूफ, दोनों चीज़ें स्पष्ट रूप से साझेदारी संलेख में लिखी हुई होनी चाहिए। इसी क्रम में तीसरा नंबर है व्यापार का क्षेत्र तथा स्वरूप। व्यापार का क्षेत्र, एरिया, यानी कि जो साझेदारी फर्म चलेगी, जो साझेदार का कारोबार होगा वह किस स्तर पर होगा, क्षेत्रीय होगा, राज्यीय होगा, राष्ट्रीय होगा या फिर विदेशी व्यापार होगा। यानी कि व्यापार का क्षेत्र कितना बड़ा होगा, किस स्तर पर हम व्यापार करेंगे, उसका वर्णन भी साझेदारी लेख में होना चाहिए। उसके बाद साझेदारों का स्वरूप क्या होगा। स्वरूप का मतलब हुआ कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसका क्या नेचर रहेगा, किस टाइप का वो बिजनेस है। आप प्रोडक्ट्स को बना के सेल कर रहे हो या फिर बाई करके सेल कर रहे हैं, या फिर हम किस टाइप्स के प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, यानी ये जैसे क्लॉथ की हो गई, कपड़ों का हो गया, शूज का हो गया, किस टाइप का, तो नेचर भी हमको साझेदारी संलेख में लिखा होना चाहिए। क्योंकि जब आप एक स्वरूप लिख देते हैं कि हम कपड़े का व्यापार कर रहे हैं, तो फिर कपड़े का व्यापार उस साझेदार में जितने भी व्यक्ति हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति उस तरह के व्यापार अलग से नहीं कर सकता, और अगर करता है तो उस व्यवसाय से होने वाला लाभ फर्म का लाभ कहलाएगा, उस साझेदार का नहीं कहलाएगा। स्पष्ट रूप से समझिएगा इस बात को। मान लीजिए ABC 3 साझेदार हैं और तीनों साझेदार ने यह निश्चय किया कि हम दिल्ली से कपड़ा लाएंगे, ऊनी कपड़े लाएंगे और उसके बाद सिसवा बाजार में विक्रय करेंगे, और उन्होंने उस कपड़े का निर्धारित जो ब्रांड है, किस ब्रांड की चीज़ों को हम लाएंगे और सेल करेंगे, वो फिक्स कर दिया ABC 3 ने। उसके बाद A ने अतिरिक्त पूंजी लगाकर
इस ब्रांड के कपड़े को अपने अलग से मंगवाया, फर्म के नाम से नहीं, अपने नाम से, और इसको व्यवसाय में अलग से बेचा, जिसके बारे में बी और सी को कोई जानकारी नहीं थी। और उसके बाद उसने लाभ कमाया। लाभ होने के बावजूद बी और सी को यह पता चला कि इसने इसी तरह का व्यवसाय किया करके लाभ कमाया है, तो जो ए के द्वारा लाभ कमाया गया वह ए का लाभ न होकर फर्म का लाभ माना जाएगा, और वो सारा का सारा लाभ ए बी और सी तीनों में साझेदारों में जो लाभ और हानि का अनुपात होगा उस अनुपात में बांट दिया जाएगा। इसीलिए साझेदारों का क्षेत्र और उसका स्वरूप लिखना निश्चित है। क्षेत्र लिख देंगे तो उस क्षेत्र के अगर बाहर हम काम करते हैं, कोई व्यापार, कोई साझेदार, तो फिर वो फर्म का नहीं कहलाएगा। इसी क्रम में चौथा है साझेदारी की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि जो साझेदारी फर्म ABC लिमिटेड द्वारा किया गया है वह कितने समय के लिए किया गया है, वह व्यवसाय कितने समय तक चलेगा, इसकी गणना करके साझेदारी संलेख में लिख दी जाती है कि व्यवसाय लंबे समय के लिए चलेगा, 5 साल के लिए चलेगा, 1 साल के लिए चलेगा। हमारे साझेदारों की अवधि क्या होगी, इसका विवरण अधिकतम स्वरूप में जो पाई जाती है उसमें व्यवसाय का जो कॉन्सेप्ट माना जाता है वह यह माना जाता है कि निरंतरता की अवधारणा होती है। व्यवसाय की जो अवधारणा होती है वो होती है निरंतरता। कोई निश्चित अवधि नहीं होती कि हम व्यवसाय कब तक के लिए कर रहते हैं। लेकिन अगर कोई विशेष है कि यह व्यापार जो है हम इनके साथ 5 साल के लिए मिलकर करना चाहते हैं, तो फिर यह तिथि साझेदारी लेख में लिखनी आवश्यक है। 5वां है आपके पास साझेदारों द्वारा पूंजी का योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर्स, यानी कि जितने भी साझेदार हैं उनमें से प्रत्येक साझेदार के द्वारा कितनी कितनी पूंजी की मात्रा व्यवसाय में लगाई जाएगी, इसका विवरण साझेदारी लेख में होना अनिवार्य है। साझेदारों के पूंजी के योगदान में, साझेदारों का जो पूंजी का योगदान है, इसके लिए यह कोई निर्धारित नहीं है कि वह समान पूंजी ही लगाएं। हो सकता है कि किसी साझेदार की योग्यता अधिक होने के कारण उनके द्वारा कम मात्रा में पूंजी का योगदान लगाकर भी साझेदारी में समान लाभ हानि के लिए वह व्यवसाय कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि पूंजी का योगदान कितना कितना होगा यह स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए। इसी क्रम में 5वें नंबर पे है हमारे पास सामने लाभ और हानि का अनुपात। जैसा कि स्पष्ट है, साझेदारी वही होती है जहां पर साझेदारी फर्म से होने वाले लाभ और हानि का बंटवारा होता है। तो अगर बंटवारा होता है, साझेदारी से होने वाले लाभ और हानि का बंटवारा होता है, तो फिर वो बंटवारा किस अनुपात में होगा इसका वर्णन साझेदारी लेख में करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह लाभ समान भी हो सकता है कि साझेदारों में जितने भी साझेदार हैं उन सबों में लाभ होगी तो समान अनुपात में बटेगी, हानि होगी तो समान अनुपात में बटेगी। ध्यान रहे, लाभ और हानि दोनों के लिए अलग अलग नियम नहीं हो सकता। जो भी अनुपात बनेगा वो दोनों के लिए बनेगा। समान अनुपात अगर बनेगा तो अगर संस्था को लाभ होगी तो उस लाभ का बंटवारा सभी साझेदारों में समान अनुपात में किया जाएगा। यदि संस्था को हानि होगी तो उस हानि का बंटवारा सभी साझेदारों में समान अनुपात में होगा। इसके बाद यह समान अनुपात हो सकता है कि साझेदार 3 हो, उसमें ए रेशियो 2 पाए, बी रेशियो भी 2 पाए और सी का रेशियो 1 हो। अब यह क्यों हो सकता है? हो सकता है कि जो सी के पूंजी का योगदान हो वह ए और बी के पूंजी के योगदान के आधे हो। तो ऐसा साझेदारों के मध्य समझौता किया जा सकता है कि भाई जो पूंजी जिस अनुपात में लगाया है उसी अनुपात में वह लाभ और हानि का भी बंटवारा पाएगा।
लेकिन ये जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो समान हो, चाहे वो 2:1 में हो, चाहे वो 5:4:3 में हो, 5:4:3 के अनुपात में हो, जिस भी अनुपात में हो, उसका वर्णन साझेदारी संलेख में करना अनिवार्य है। तो यह महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको आपको याद रखना है कि साझेदारी संलेख में किन किन बातों का वर्णन किया जाता है। पहला, साझेदारी में फर्म का नाम तथा पता, साझेदारों के नाम तथा पते, व्यापार का क्षेत्र और उसका स्वरूप, साझेदारी की अवधि यानी कि समय सीमा कितनी होगी, साझेदारों द्वारा पूंजी का योगदान जो कुछ भी हो सकता है, समान भी हो सकता है असमान भी हो सकता है, और लाभ और हानि का अनुपात, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी है, 6 नंबर तक हम लोगों ने देखा, ये सारे के सारे लेख में होनी चाहिए। इसके अलावा फिर 7वां नंबर, साझेदारों को कमीशन एवं वेतन, कमीशन एंड सैलरी टू पार्टनर, कमीशन एंड सैलरी टू पार्टनर, प्रत्येक साझेदारों को, कोई बात नहीं, प्रत्येक साझेदारों को कमीशन एवं वेतन, यानी कि जितने भी फर्म में साझेदार हैं उन सभी साझेदारों में किसको किसको कमीशन मिलेगा, किसको किसको वेतन मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सब का वर्णन साझेदारी संलेख में करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात एक चीज़ है कि अगर साझेदारी संलेख हम करते हैं तो फिर साझेदारी संलेख के अनुसार व्यवसाय में कमीशन और वेतन का भुगतान किया जाता है। लेकिन जैसा कि हम इसके पहले भी अध्ययन कर चुके हैं कि साझेदारी संलेख अनिवार्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा, साझेदारी का पंजीयन अनिवार्य नहीं है, ये ऐच्छिक है। अगर आप कराना चाहते हैं तो कराइए, नहीं कराना चाहते हैं तो मत कराइए। साझेदारी का जो पंजीयन है वो अनिवार्य न होकर ऐच्छिक होता है। इसी कारणवश साझेदारी लेख में जो चीज़ें लिखी जाती हैं वह अनिवार्य न होकर ऐच्छिक होती हैं। अगर साझेदारी समझौता बनाया गया है तो समझौते के अनुसार साझेदारों के कमीशन और वेतन का भुगतान होगा, और अगर साझेदारी संलेख नहीं है तो फिर किसी भी साझेदारों को कोई भी कमीशन और वेतन का भुगतान नहीं किया जाता। स्पष्ट है, साझेदारी लेख में लिखा गया कि हाँ ABC में B ज़्यादा मेहनत करते हैं, B की योग्यता ज़्यादा है तो उनको 10% कमीशन देना है, तो इसके लिए साझेदारी लेख बनाना अनिवार्य है और साझेदारी लेख में इसका स्पष्ट वर्णन होना चाहिए। अन्यथा की स्थिति में उस किसी भी साझेदारों को कोई भी कमीशन और वेतन का भुगतान नहीं होता। इसीलिए साझेदारी लेख में यह लिखना महत्वपूर्ण है कि किस साझेदारों को कितना कमीशन और किसको कितना वेतन का भुगतान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं उसी क्रम में, साझेदारों को ऋण एवं आहरण, लोन एंड ड्रॉविंग टू पार्टनर। यदि कोई साझेदार फर्म को अतिरिक्त ऋण देना चाहता है, दोनों चीज़ें हैं, साझेदारों को ऋण या साझेदारों से ऋण। अगर कोई साझेदार पूंजी के अतिरिक्त अगर व्यवसाय में अधिक पूंजी लगाता है तो वह साझेदारों द्वारा ऋण कहलाता है। और ऋण के बदले में, जैसा कि हम एक ऋण के भुगतान के बदले में बैंक को लेन देते हैं, उसी तरीके से अगर कोई साझेदार फर्म को ऋण देता है तो साझेदारी फर्म यानी कि वो फर्म उस साझेदार को 6% न्यूनतम 6% की दर से उस साझेदार को ऋण पर ब्याज का भुगतान करेगी। यह है न्यूनतम। अगर साझेदारी संलेख में यह निर्धारित हो कि जो साझेदार अतिरिक्त पूंजी देगा तो उसको 10% का ब्याज का भुगतान होगा लिखित रूप में, फिर ऋण पर ब्याज का भुगतान 10% करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर संस्था फर्म किसी साझेदार को ऋण देती है तो वो साझेदार को भी ऋण का भुगतान कर सकती है और उनसे
निर्धारित दर पर ब्याज वसूल सकती है। ऋण एवं आहरण, यहाँ दो चीजें हैं। ऋण का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया आपको। आहरण की बात करते हैं। आहरण का मतलब होता है कि अगर कोई व्यवसायी अपने व्यवसाय से अपने निजी प्रयोग के लिए कुछ वस्तुओं को निकालता है तो वह कहलाता है आहरण, यानी कि पर्सनल यूज। पर्सनल यूज, और पर्सनल यूज का दूसरा नाम क्या हुआ? आहरण, निजी प्रयोग। उसी का जो वाणिज्यिक नाम है, जो कॉमर्स में नाम है, उसको हम लोग बोलते हैं आहरण। तो साझेदार ऋण पर आहरण और ब्याज की क्या दर होगी, यह साझेदारी लेख में लिखना महत्वपूर्ण है। इसके बाद लेखा पुस्तकें तथा उनका अंकेक्षण, अकाउंट बुक्स एंड देयर ऑडिट। अकाउंट बुक्स, पहले बात करते हैं साझेदारी में कौन कौन सी पुस्तकें रखी जाएंगी। यानी कि जब कोई साझेदारी फर्म बनती है तो जो एक वित्तीय विवरण तैयार किया जाता है उसके अंतर्गत कौन कौन से बुक होंगे और उस बुक्स को देखने का अधिकार किसको किसको होगा, सभी को होगा या किसी व्यक्ति को नहीं होगा, या उसका अंकेक्षण। अंकेक्षण का मतलब होता है पुस्तकों की जांच पड़ताल लेखा पुस्तकों में। यानी कि जो भी चीज़ें हमने प्रॉफिट दिखाई है क्रय विक्रय का विवरण लिखकर, वो सभी के सभी सही हैं या नहीं, इनका जांच करना, इनकी जांच करना क्या कहलाता है? अंकेक्षण। तो साझेदारी लेख में यह स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य है कि लेखा पुस्तकें का विवरण कौन रखेगा और उसकी जांच किसके द्वारा कराई जाएगी। यह चीज़ें भी साझेदारी लेख में होनी आवश्यक है। उसी क्रम में है साझेदारी के अधिकार तथा उन पर नियंत्रण। साझेदारी के अधिकार, साझेदारी के अधिकार यानी कि जो भी साझेदार हैं उन साझेदारों के क्या क्या अधिकार होंगे, इसका विस्तृत वर्णन साझेदारी लेख में होना चाहिए। और साझेदारी के जो अधिकार हैं उन अधिकारों का दुरुपयोग न हो, उस पर नियंत्रण करने का अधिकार किस पर होगा, यह भी साझेदारी संलेख में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिए। इसी क्रम में आगे 11 नंबर आपके पास है साझेदारों के कर्तव्य। साझेदारों के कर्तव्य यानी कि सभी साझेदारों के जो भी कर्तव्य हैं, जिनको जो जो कार्य निर्धारित किया जाएगा, वह साझेदारी संलेख में स्पष्ट रूप से लिखना अनिवार्य है। और इसी क्रम में साझेदारों का प्रवेश तथा निवृत्त होना, यानी कि अगर कोई अतिरिक्त साझेदारों को साझेदारी फर्म में प्रवेश करना है तो उसके क्या नियम और शर्तें होंगे, या फिर किसी साझेदार को साझेदारी फर्म से निकालना है तो उसके क्या नियम और शर्तें होंगी, यह दोनों की दोनों चीज़ें साझेदारी संलेख में स्पष्ट रूप से लिखी हुई होनी चाहिए। सामान्य रूप से यही होती है कि जब तक बहुमत न हो तब तक किसी साझेदार को फर्म से नहीं निकाला जा सकता। नेक्स्ट 2 और है व्यवसायिक, थोड़ी सी चीज़ें हैं, व्यवसायिक ख्याति और साझेदारी का अंत। तो व्यवसायिक ख्याति यानी कि बिजनेस की गुडविल। बिजनेस की गुडविल, गुडविल का मतलब होता है फर्म की रेपुटेशन, यानी कि मार्केट में उस फर्म की क्या वैल्यू है, मार्केट में उस फर्म की क्या वैल्यू है, वो कहलाती है गुडविल। तो जो गुडविल होगी, जो फर्म की गुडविल होगी, उसका निस्तारण कैसे किया जाएगा, इसका विवरण साझेदारी लेख में होना आवश्यक है। साझेदारी लेख साझेदारों के मध्य आपसी समझौते, नियम एवं शर्तों का संपूर्ण विवरण जिस लेख में लिखा जाए वह कहलाया साझेदारी लेख। और अंत में साझेदारी का अंत किस रूप में होगा, अगर साझेदारी का अंत होता है तो साझेदारों के पूंजी की वापसी किस अनुपात में की जाएगी, किस अनुपात में की जाएगी का मतलब यह हुआ कि किसको पहले की जाएगी, किसको बाद में की जाएगी, पहले पूंजी वापस होगी कि पहले ऋण वापस होगी,
पहले फर्म का ऋण वापस होगा कि किसी एक्सटर्नल बैंक का लोन लिया गया है उसकी ऋण वापस होगी, इसका वर्णन भी साझेदारी लेख में होना चाहिए और फिर साझेदारी का अंत किया जा सकता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण बातें जो साझेदारी संलेख में लिखी जाती हैं हमने आपके साथ डिस्कस किया। अगले अध्याय में कंपनी से संबंधित चीज़ों का विस्तृत वर्णन करेंगे। थैंक यू।